हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थर्ड फेज में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट नहीं आया, तो हमारा आखिरी अर्थात फोर्थ फेज में ही एग्ज़ाम होगा। फोर्थ फेज जहाँ तक वो है कि 10 मार्च से लेकर 15 मार्च के बीच कराया जाएगा, क्योंकि बीच में होली की छुट्टी पड़ेगी। इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। 9 AM और 9 PM पर वहाँ पर लाइव क्विज होता है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, शक्ति के अधिकर्ता को निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। धार्मिक नेता, सैनिक नेता, राजनैतिक नेता या बुद्धिजीवी। सी राइट मिल्स के अनुसार अमेरिकी समाज में किस प्रकार के शक्ति अधिकर्ताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अर्थात किनके पास सत्ता देखी जाती है। तो अमेरिकी समाज में सैनिक नेता, राजनैतिक नेता और बुद्धिजीवी वर्ग के पास शक्ति देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दफ्तरशाही सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है। अविच्छिन्न संगठन, सोपान, भूख, भूमिका खंडीकरण या प्रजातांत्रिकरण। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा प्रजातांत्रिकरण जो है सत्ता की चारित्रिक विशेषता नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त संप्रत्यय नहीं है। शक्ति, वैध सत्ता, सत्ता या वैध क्रम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वैध सत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वैधता संकट की अवधारणा निरूपित की है। फ्रांज फोनन, डेनियल बेल, कार्ल पॉपर या जुर्गेन हैबरमास। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जुर्गेन हैबरमास। अगला है, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह का बहुलवादी सिद्धांत निरूपित किया है। रॉबर्ट निस्बेट, रॉबर्ट मर्टन, रॉबर्ट डाहल या माइकल उइस। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा, दबाव समूह के बाहुलवादी सिद्धांत की बात करते हैं रॉबर्ट डाहल। अगला है, समाजों के वर्गीकरण के आधार के रूप में किसने दबाव मूलक अर्थात रिप्रेसिव तथा इच्छा मूलक अर्थात रेस्ट्रिक्टिव नियम में प्रवेश किया है। मैक्स वेबर, हेनरी मैन, मॉन्टेस्क्यू या इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा डी, इमाइल दुर्खीम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी विधि को परिभाषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। कोई नियम, न्याय, राजनीतिक सत्ता या राज्य शक्ति। तो किसी विधि को परिभाषित करने के लिए कोई नियम होता है, उसमें राजनीतिक सत्ता होती है और राज्य शक्ति होती है। तो कोड का प्रयोग करते उत्तर चयन करना है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी 1, 3 और 4, अर्थात एक नियम, कोई नियम होगा, राजनीतिक सत्ता होगी और राज्य के पास शक्ति होगी। अगला है, चमत्कारी सत्ता आधारित होती है। तो चमत्कारी सत्ता असाधारण वैयक्तिक प्रतिभा पर, शालीनता पर, विधिक कानून की मान्यता के विश्वास पर, मौलिक क्षमता की मान्यता पर या अति प्राचीन परंपराओं की पवित्रता पर। तो चमत्कारी सत्ता जो होती है वह असाधारण वैयक्तिक प्रतिभा पर एवं शालीनता पर आधारित होती है। अगला है, एक दबाव समूह को आमतौर पे कहा जाता है निजाती समूह, अनौपचारिक समूह, विशिष्ट हित समूह या जाति समूह। तो दबाव समूह को मुख्यतः विशिष्ट हित समूह या हित समूह के रूप में जाना जाता है। अगला है, जब एक व्यवहारवादी तथा नम्र व्यक्ति अपनी क्रियाएं तर्क और व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शिता बनाता है तो उसे कहा जाता है सत्तावादी, चमत्कारी, दक्ष या उदार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी। जब एक व्यवहारवादी तथा नम्र व्यक्ति अपनी क्रियाएं व तर्क व्यवहारशीलता की सहायता से पारदर्शिता बनाता है तो वह उस व्यवहार में दक्ष माना जाता है, अर्थात कुशल। अगला, समाजशास्त्र में राजनीतिक समाजीकरण शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा तात्पर्य है। मास रैली में राजनीतिज्ञों एवं जनसमूहों की अंतःक्रिया, जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार, बच्चों में राजनीतिक मनोवृत्ति का संचार। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा, राजनीतिक समाजीकरण मतलब राजनीतिज्ञों और जनसमूह के बीच अंतःक्रिया और जनसंचार के माध्यम से राजनीतिक विषयों का प्रचार जो है राजनीतिक समाजीकरण के अंतर्गत शामिल होंगी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा
1 और 2। अगला है निम्नलिखित में से दबाव समूह के लिए कौन सा सही नहीं है। यह राजनीतिक समूह होते हैं या विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं, ये चुनाव लड़ते हैं या जटिल समाजों में पाए जाते हैं। तो जो राजनीतिक या दबाव समूह होते हैं वह राजनीति को प्रभावित करते हैं, लेकिन वह चुनाव नहीं लड़ते हैं क्योंकि उनके पास वोट बैंक होता है, इसलिए वह चुनाव पे प्रभाव तो डालते हैं लेकिन वह उनका स्वयं का कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ता है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा कि वे राजनीतिक समूह में उसमें देखी जाती है, विशिष्ट हितों को बढ़ावा देते हैं अर्थात अपने खुद के हितों को ध्यान में रखते हैं, और जटिल समाजों में भी पाए जाते हैं अर्थात आधुनिक समाज में पाए जाते हैं, और एक चुनाव नहीं लड़ते हैं, इसलिए यह गलत है। तो यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है, तो यह सही है हमारा सी। अगला है निम्नलिखित में से धार्मिक संस्थाओं का कौन सा अव्यक्त प्रकार्य नहीं है। समूह एकता को दृढ़ बनाना, अनुष्ठानों का और सिद्धांतों को विकसित करना, नैतिक मूल्यों को प्रोत्साहित करना या सामाजिक नियंत्रण को निष्पादित करना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अनुष्ठानों एवं सिद्धांतों को विकसित करना जो है धार्मिक संस्थाओं का अव्यक्त प्रकार नहीं अर्थात व्यक्त प्रकार की श्रेणी में शामिल किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से अधिकारी तंत्र प्रतिरूप की कौन सी विशेषताएं हैं। कार्यालय तथा व्यक्ति भेद प्राविधिक क्षमता के द्वारा सत्ता का विधि संगतिकरण, शासकीय योजना एवं अनौपचारिक समूहों की मान्यता। तो अनौपचारिक समूहों की मान्यता नहीं रहेगी। जीविका तथा विभेदीकृत पुरस्कारों का प्रोत्साहन अर्थात उचित उन्हें वेतन देकर प्रोत्साहन किया जाता है। तो नौकरशाही अधिकारी तंत्र में यह देखने को मिलता है। कार्यालय तथा व्यक्तिगत भेद अर्थात एक ही कार्यालय में अलग अलग लेवल पे व्यक्ति पाए जाते हैं, वह अपने विचारकी और बुद्धिमत्ता के आधार पर उन्हें पद प्राप्त होता है। इसके अलावा उनके पास जो है एक प्राविधिक क्षमता या सत्ता भी होती है, और जीविका और विभेदीकृत पुरस्कारों का अर्थात जिस लेवल पे जिसकी बुद्धि क्षमता है उसे उस अनुसार पद है और उसी अनुसार उन्हें पुरस्कार अर्थात वेतन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। 1, 2 और 4 सही है। अगला है निम्नलिखित में से राज्य की कौन सी विशेषता नहीं है। राजनैतिक उपकरण, संजातीयता, भूभाग या कानून एवं बल प्रयोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो संजातीयता जो है ना वह राज्य की विशेषता के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य में सजातीयता के बजाय विजातीयता अर्थात अलग अलग समूह जाति धर्म के लोग पाए जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक उपकरण, भूभाग, कानूनी बल प्रयोग आदि राज्य की विशेषता है। निम्नलिखित में से शक्ति प्राप्त करने के कौन से आधार हैं। प्रवीणता एवं कुशलता, राजनीतिक स्थिति, उच्च परिस्थिति समूह में विवाह या संपत्ति। तो यहाँ पे पहला कि राजनैतिक प्रवीणता एवं कुशलता के माध्यम से और संपत्ति के माध्यम से जो है यहाँ पे शक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 4। अगला है निम्नलिखित में से किन को नौकरशाही संगठन की संज्ञा दी गई है। औद्योगिक नियम, दंड सभा, चर्च, धर्म सभा। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 1 और 2। औद्योगिक नियम और दंड संस्था के अंतर्गत नौकरशाही संगठन देखा जाता है। अगला है जब कोई संगठन सदस्यों के छोटे समूह द्वारा नियंत्रित किया जाता है और वह जाना जाता है एकतंत्र, अराजकता, वयोवृद्ध या अल्पतंत्र। तो ऐसे समूह को हम अल्पतंत्र के रूप में देखेंगे जहां पर छोटे समूह के सदस्यों का नियंत्रण होता है। अगला निम्नलिखित में से जनतंत्र की विशेषता कौन सी है। राजनीतिक दल, निर्वाचक मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार। तो जनतंत्र अर्थात लोकतंत्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा सभी राजनीतिक दल, निर्वाचन मंडल, स्वतंत्र न्यायपालिका, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार आदि देखने को यहाँ पर मिलता है। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने मैक्स वेबर की विधिवादिता के कारण तीक्ष्ण आलोचना की है।
तो इसमें से किसने उनकी विधिवादिता से वैधता एवं अंतः स्थापित करने में असफल होने के कारण तीक्ष्णता से आलोचना की है? जुर्गेन हैबरमास, लेवी स्ट्रास, फ्रेडरिक लिपले या A.W. लेविस? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जुर्गेन हैबरमास ने जो है मैक्स वेबर की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने वैधता में अंतः स्थापित संबंध करने में असफल हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा कथन एक समूह का अर्थबोध कराता है? एक समूह जो समाज सुधार कार्य करता है, एक राजनीतिक दल का भाग जो चुनाव मत में प्राप्ति हेतु दूसरों को प्रलोभन देता है, दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह, या प्राकृतिक विपदाओं में पीड़ितों हेतु कार्य करने वाले समुदाय। तो दबाव समूह का अर्थबोध कराता है कि दूसरों की क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु प्रभाव डालने वाला समूह ही जो है दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए दिए गए कूटों के अनुसार। तो सूची 1 में विशेषताएं हैं और सूची 2 में अर्थव्यवस्था संबंधी है। तो सरकारी नियंत्रण, तो सरकारी नियंत्रण नियोजित अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कौशल एवं प्रौद्योगिकी की प्रधानता, तो कौशल एवं प्रौद्योगिकी की प्रधानता जो देखने को मिलती है वह जटिल समाज में देखने को मिलती है। भरण पोषण की अर्थव्यवस्था, तो भरण पोषण की अर्थव्यवस्था हमारी जनजातियों में देखने को मिलती है। और प्रतिस्पर्धा की प्रधानता जो देखने को मिलती है वह हमारा बाजार अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, 1, 3, 4, 5। अगला है, दबाव समूह के बाहुल्यवादी सिद्धांत के निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो बाहुल्यवादी सिद्धांत की बात रॉबर्ट टाहल करते हैं। निम्नांकित में से किसने औपचारिक तार्किकता के लौह पिजड़े की बात की है? तो लौह पिजड़े की बात कौन करते हैं? तो लौह पिजड़े की बात करते हैं विल्फ्रेडो पैरेटो। अगला है, निम्नांकित में से किसने सर्वप्रथम आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के बीच अंतर स्पष्ट किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेजर, लेवी स्ट्रास, बी मालिनोव्स्की, जी होमर्स। तो राइट आंसर हो जाएगा बी मालिनोव्स्की। अगला है, 4 प्रकार की सरल अर्थव्यवस्थाएं दी गई हैं, उनका उद्भव कब रखिए? चरकाहा, आखेट, कुटीर या झूम? तो सर्वप्रथम आखेटक युग था अर्थात शिकारी युग, उसके बाद चरवाहा युग आया, उसके बाद झूम खेती आई, आखिरी में हमारा कुटीर उद्योग आया। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा बी, 2, 1, 4, 3। अगला है, निम्नांकित अर्थव्यवस्थाओं में कौन उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से संबंधित है? तो यहाँ पूछा है उत्तर औद्योगिक व्यवस्था से, तो उत्तर औद्योगिक व्यवस्था में हमें सेवा अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है। अगला है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि बाजार अर्थव्यवस्थाओं में विकसित होते हैं तथा जिनमें व्यक्ति आर्थिक लाभ हेतु प्रतियोगिता करते हैं? तो किसने वर्ग बाजार की बात कही है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर जो है वर्ग बाजार अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सामाजिक नियोजन के विषय में सही नहीं है? तो इसमें से पूछा कौन सा सही नहीं है, तो यह उपचारी और शोधक होता है, यह निरोधक एवं रचनात्मक होता है, यह उपलब्धि की एक ऐसी रूपरेखा होती है एवं समयावधि में प्राप्त करना होता है, जिसे एक समयावधि में प्राप्त करना होता है, यह इसे भविष्य की ओर देखने का गुण पाया जाता है। तो पूछा एक कथन जो कि नियोजन से संबंधित है, तो नियोजन जो है निरोधक एवं रचनात्मक होता है, इसमें एक रूपरेखा होती है जिसे एक समय के अंतर्गत प्राप्त होती है और इसे भविष्य देखने का गुण पाया जाता है। यह तीनों जो है इसके संदर्भ में सही है। यहाँ पूछा कौन सा सही नहीं है, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, कि यह उपचारी और शोधक होता है, यह नियोजन के संबंध में गलत है। अगला, चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ की गई थी वह 1969 में प्रारंभ की गई थी। अगला है, उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसने सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रथम पंचवर्षीय योजना ही प्रारंभ कर दिया गया था? तो यहाँ इस प्रश्न में बहुत डिबेट है। जो राइट आंसर माना गया है
वह सहारनपुर माना गया है, और कहीं कहीं पे आपको बिजनौर मिलेगा। लेकिन जो सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना लाई गई थी वह गोरखपुर और इटावा में लाई गई थी, गोरखपुर और इटावा में। तो यहाँ पे दोनों आंसर है, लेकिन जो इस आंसर की से मैच कर रहा है वह सहारनपुर माना गया है, और कहीं कहीं पे आपको बिजनौर भी देखने को मिल जाता है। लेकिन जो भी गूगल डाटा से मिला हमें आंसर, वह यह मिला कि जो सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और इटावा में प्रारंभ किया गया था। उसे कहते हैं क्या, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। अगला है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो सन 1952 में प्रारंभ हुआ था पर पुस्तक लिखी है? यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। या तो पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया, या पूछेगा किसने उसका अध्ययन किया है, या पूछेगा कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत क्या होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे जो है, इन्होंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अध्ययन करके उस पर एक पुस्तक लिखी है। अगला है, मंडल आयोग ने नौकरी के कितने प्रतिशत आरक्षण के अनुमोदित किया और किस वर्ष भारत सरकार ने उसे लागू करने की घोषणा की? 18%, 15 अगस्त 1990, 27%, 7 अगस्त 1990, 22%, 26 जनवरी 1990, या 15% या 30 नवंबर 1990। तो यहाँ बीपी मंडल जो है, जिन्होंने पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की बात की है, वह 27% बात की, और सरकार ने उसे 7 अगस्त 1990 को लागू करने की बात घोषणा की थी। अगला है, किस राज्य में नायर पाए जाते हैं? तो नायर जनजाति से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा केरल। तो नायर से संबंधित इनका एक परिवार होता है तारवाड़, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला है, आर्थिक विनिमय और सामाजिक विनिमय के मध्य अंतर स्थापित करने वाले सर्वप्रथम समाजशास्त्री थे बी मालिनोवस्की। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किसको जनता पर बल प्रयोग करने का अधिकार प्राप्त है? वह अपनी इच्छा को मनवा सकते हैं, परंपराएं, राज्य, सरकार, कानून। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा राज्य को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जनता पर बल प्रयोग कर सकता है। शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ाता है, यह किसने कहा है? डेरनडार्फ, मार्क्स, मैक्स वेबर या एमलिपसेट। तो शक्ति का असमान वितरण वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देता है, ऐसा डेरनडार्फ का मानना है। यह शक्ति के जगह आपको सत्ता भी मिल सकता है। इन्होंने शक्ति और सत्ता के असमान वितरण को कहा है कि जिसकी वजह से वर्ग संघर्ष होता है। वहीं मार्क्स ने उत्पादन के साधनों की असमानता के कारण वर्ग संघर्ष की बात कही है। वहीं और मैक्स वेबर से संबंधित जो कथन है, तो इन्होंने संघर्ष, प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष माना है। तो यहाँ राइट आंसर जो है हमारा डेरनडार्फ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नियोजन को अपनाने का अग्रणी रहा है जिसका भारत ने अनुसरण किया है? तो नियोजन अर्थात पंचवर्षीय योजना को यूएसए, रूस, इंग्लैंड या चीन। तो पंचवर्षीय योजना का जो भारत ने बनाया वह रूस के नक्शे कदम पर चल के अपनाया है। अगला है, निम्नलिखित किस देशों में विश्व व्यापार संगठन में कौन से देश अग्रणी भूमिका निर्वहन कर रहे हैं? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, चीन। तो राइट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो डोमिनेंट है वह लगभग हर जो संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन में है उस पर 20 से 30% केवल संयुक्त राज्य अमेरिका का डोमिनेंट है। अगला है, यह तर्क किसने प्रस्तुत किया है कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है? कार्ल मार्क्स, अगस्त काम्टे, डी मॉर्गन या मैक्स वेबर। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वेबर ने कहा कि धार्मिक विश्वासों का आर्थिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। वहीं मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवाद के लिए जाना जाता है। अगस्त काम्टे ने सामाजिक प्रगति का नियम बताया है।
और विज्ञानों के स्तरीकरण की बात कही गई है। मॉर्गन जो है पितृसत्तात्मक फैमिली की बात करते हैं और इन्होंने जो है परिवार के विकास के क्रम की चर्चा, उद्विकासी क्रम की चर्चा की है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।